अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज का वीडियो हेडमैन यानी विलेज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट और डिसमिसल के हवाले से है। इस वीडियो पर डिटेल में डिस्कशन से पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी। मैंने आज के टॉपिक को 3 हेड्स यानी 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 नंबर ऑफ विलेज ऑफिसर, number 2 criteria for appointment of village officer, and third one is dismissal of headman। तो सबसे पहले नंबर यानी तादाद के कितनी तादाद में हेडमैन्स या विलेज ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। कानून के मुताबिक, स्टेट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने हेडमैन्स की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही तादाद में हेडमैन्स अपॉइंट किए जाते हैं। जब एक मर्तबा तादाद फिक्स कर दी जाती है तो उसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। फिर लॉ हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर कमिश्नर को लगता है कि ये तादाद कम की जाए या ज्यादा की जाए तो वो ऐसा कर सकते हैं। अब हेडमैन अपॉइंट कौन लोग होंगे, कौन से लोग हैं जो कि हेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हेडमैन और विलेज ऑफिसर बोथ आर सेम। तो जो लोग अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनमें सबसे पहले तो वो लोग आ जाते हैं जी अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कब्जे में है या उसका कोई पोर्शन गवर्नमेंट के कब्जे में है तो वहां जो टेनेंट है वो विलेज ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं है, अदरवाइज है, तो लैंडलॉर्ड जो है वो हेडमैन के लिए अप्लाई कर सकता है यानी मींस के उसकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड कैटेगरी आ जाती है कि अगर जो स्टेट है, जमीन है, वो अनकल्टिवेटेड या फॉरेस्ट है तो उसमें गवर्नमेंट ने जिस शख्स को लीज पे प्रॉपर्टी दी हुई है तो वो लेसी जो है वो हेडमैन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ हेडमैन्स एंड कि वो लोग जो कि अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया आ जाता है। उसमें तहसीलदार जो है वो जो एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं तो कुछ वहां पर क्राइटेरिया, कुछ क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन, उसके मार्क्स होते हैं। उसके अलावा वहां पर इलाके में असर और रसूख और प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ये इंफॉर्मेशन क्वालिफिकेशन होती है जो कि मैं आगे चल के डिटेल आपको दिखाती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। उसके बाद ये कमिश्नर की कोर्ट में मजलिस आमा का इजलास होता है और एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। वो प्रोसीजर भी अभी हम डिटेल में देखते हैं, पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है डिसमिसल कि किन किन पॉइंट्स पर हेडमैन को डिसमिस किया जा सकता है। नंबर 1 तो क्रिमिनल एक्टिविटी कोई हो सकती है, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म ना करना या कोई डिसेबिलिटी हो जाना। चलें अब ये तमाम पॉइंट हम इन डिटेल देखते हैं मेरी ब्लॉगर की वेबसाइट पर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ हेडमैन, अब ये लिखा हुआ का है, लॉ कौन सा है? अकॉर्डिंग टू रूल 16 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान रूल्स 1968 यानी 1968 के रूल 16 में लिखा हुआ है सफिशिएंट नंबर A sufficient number of headmen shall be appointed to every state, and this number, when once fixed, shall not be increased or reduced। अब यहाँ पे देखें ना, शेल का वर्ड आ गया है। लॉ में जहाँ शेल का वर्ड यूज हो जाए वो मैंडेटरी होता है यानी जो लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद करना है। लेकिन चूंकि कानून हर एक पॉइंट से परफेक्ट लिखा जाता है तो इसलिए इस सेक्शन की, इस रूल की एक एक्सेप्शन मौजूद है। वो एक्सेप्शन क्या है? It can be increased
and reduced by or under the order of the commissioner. अगर कमिश्नर चाहे तो उन्हें लगता है कि ये नंबर कम किए जाएं, यानी तादाद कम की जाए या ज्यादा की जाए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अब वही पॉइंट आ गया है कि कौन लोग हैं या किन लोगों को हेडमैन की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। State owned by government, if an state or a considerable portion thereof is owned by government, the headman may be appointed from among the tenants, and in other state he shall be appointed from among the landowners. अब यहाँ पर भी देखें तो उन्होंने दो बातें की। एक लिखा कि हेडमैन जो है मे भी, हो सकता है, डिस्क्रेशनरी पावर है कि हो सकता है कि टेनेंट हो, और अदरवाइज आगे शेल का वर्ड आ गया है कि स्टेट में जो लैंड ओनर्स है वो मैंडेटरी है, वो भी लाजमी तौर पर बनेंगे। अगर टेनेंट नहीं है तो फिर लैंडलॉर्ड लाजमी है। अनकल्टिवेटेड और फॉरेस्ट स्टेट, the lessee of an uncultivated or forest estate owned by government shall, during the currency of this lease, be the headman thereof. अब क्या है कि जिसने लीज पे प्रॉपर्टी ली है वो लेसी जो है वो हेडमैन अपॉइंट हो सकता है कितने अरसे के लिए, जितने अरसे के लिए उसने लीज पर प्रॉपर्टी ली हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। अब ये तो वो लोग हो गए ना, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब उसमें स्पेसिफिकली दो पॉइंट्स लिख दिए गए कि ये लोग तो करेंगे। टेनेंट हो सकता है, लेसी हो सकता है, इस तरह की अगर प्रॉपर्टी की सिचुएशन है तो ये लोग हो सकते हैं। फिर आगे कुछ क्राइटेरिया उन्होंने मेंटेन कर दिया है लॉ में कि ये क्वालिफिकेशन हो, इनमें जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा। अब देखते हैं डिटेल में क्या है पॉइंट। अकॉर्डिंग टू रूल 17 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान रूल्स 1968, इन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ हेडमैन यानी लंबरदार, following matters shall be considered and the maximum marks to be assigned against each item are as under. नंबर 1 क्या है इसमें, हेरिडिटेरी क्लेम ऑफ द कैंडिडेट। अब विरासती क्लेम तो हो रहा है, उसमें भी आगे दो कैटेगरीज है। विरासती क्लेम पहले कौन कर रहा है, फर्स्ट ब्लड यानी बेटा बेटी, ठीक है ना, वाइफ भी हो सकती है, या नियर अबाउट जो रिलेशन होते हैं ब्लड के, वो लोग अप्लाई करेंगे। अब इस पॉइंट के होते हैं टोटल मार्क्स 30। जो फर्स्ट ब्लड वाले लोग अप्लाई करेंगे वो 30 मार्क्स लेंगे। जो सेकंड ब्लड है यानी अदरवाइज है, पप्पो है, चचा है, अदरवाइज नियर रिलेटिव्स जैसे होते हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उन्हें हाफ मार्क्स मिलेंगे यानी 15 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 30। नंबर बी आ जाता है कैंडिडेट्स कम्युनिटी इन द स्टेट और सब डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर विच अपॉइंटमेंट इज टू बी मेड, यानी जिस जगह से वो अपॉइंटमेंट अपनी लेना चाहते हैं, जिस जगह पे वो अपॉइंट होना चाहते हैं एज हेडमैन विलेज ऑफिसर, तो वहां पे उनकी दो तरह से मेजोरिटी होनी चाहिए। उसी तरह से मार्क्स की डिवीजन है। नंबर 1 मैक्सिमम मार्क्स इसके 30 है। नंबर 1 है ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, बहुत कसीर तादाद, ओवरवेलमिंग कसीर तादाद, वहां बहुत ज्यादा तादाद में लोग उसे फेवर करते हो, मेजोरिटी उसके पास मौजूद हो जो कि उसको फेवर देती हो, तो उसके 30 मार्क्स हैं। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, जो सेकंड नंबर पे मेजोरिटी आ गई, तो वो 15 मार्क्स होंगे। अच्छा जी, सी आ जाता है extent of property of the candidate in the state or subdivision of the state for which appointment is to be made। जिस जमीन पे या स्टेट के लिए वो अपॉइंटमेंट हो रही है वहां पर उस कैंडिडेट की प्रॉपर्टी कितनी है उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स है 10 मार्क्स में से जिसकी 5 एकड़ और मोर है, 5 एकड़ से ज्यादा जगह है, तो उसे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। लेस देन 5 एकड़ है तो उसके 5 मार्क्स हो जाएंगे। नंबर डी आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। अब एजुकेशन के हिसाब से भी मार्क्स दिए जाते हैं। नंबर 1 पे कौन होता है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स इक्विवेलेंट और अबव, जिसने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, एफए किया हुआ है या उससे ज्यादा की क्वालिफिकेशन है तो उसके फुल मार्क्स 10 है।
अगर लिटरेट है, एबल टू रीड एंड राइट उर्दू, जो उर्दू लिखना और पढ़ना और लिखना जानता है, उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर 3 आ जाता है पर्सनल करेक्टर, एबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कैंडिडेट इन हिज फ्रीडम फ्रॉम इंडेटेडनेस। अब इसके जो मार्क्स हैं वो 10 है, यानी पर्सनल करेक्टर उसका क्या है, उसमें एबिलिटी है ये पोस्ट संभालने की, यानी या बाकी दिग्गर जो शर्त शराइत होते हैं अपॉइंटमेंट के या जॉब के, वो ड्यूटीज अपनी परफॉर्म कर सकता है, यानी इसमें इस तरह की जो कैपेसिटी होगी उसके 10 मार्क्स होंगे। अच्छा जी, अब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर हम पढ़ते हैं। चलिए जी, पेज में थोड़ा ऊपर करती हूँ ताकि नजर आए। अब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है, रूल 17 सब रूल 2। ऑन रिसीट ऑफ अ प्रपोजल, प्रपोजल क्या, वो जो एप्लीकेशन अप्लाई की थी वो, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ हेडमैन फ्रॉम द तहसीलदार, तहसीलदार वो तमाम एप्लीकेशन लेकर द कलेक्टर शैल होल्ड इजलासे आमा, तो कलेक्टर क्या करेंगे, एक इजलासे आमा, एक मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग में एंड द रेवेन्यू इन द रेवेन्यू स्टेट एंड सबमिट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रेवेन्यू स्टेट में यानी जहां उनकी कोर्ट है वहां पर वो इजलासे आमा रखेंगे अपने ऑफिस में, एंड सबमिट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हिज रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग ईच आइटम सब रूल 1 एंड द मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट। अब उन्होंने वहां क्या किया कि वो जो मार्क्स उन्होंने जो हमने अभी ऊपर देखे हैं उनमें से जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके मुतालिक लिखने के बाद तमाम कैंडिडेट्स की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराएंगे। फिर सब रूल 3 में है ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कलेक्टर। अब कलेक्टर साहब ने जो रिकमेंडेशंस दी थी कि इस शख्स के ये क्वालिफिकेशंस है, ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये इसके मार्क्स बनते हैं, वो रिकमेंडेशन जो दी, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू ऑल द कैंडिडेट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, तमाम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, उनके इंटरव्यू लेंगे। हियरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। गिव हिज ओन findings on the report and recommendations of the collector and pass order regarding all selections of the candidate, keeping in view the marks obtained by each candidate according to the criteria laid down in the rule 1। रूल 1 में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें जिसने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। यानी क्या करेंगे, पहले वो कलेक्टर साहब की रिकमेंडेशन को भी देखेंगे, फिर वो तमाम क्राइटेरिया और इंटरव्यू लेने के बाद फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। ये था सारा अपॉइंटमेंट। अभी जो हमने सारी बातें देखी, क्राइटेरिया देखा, ये एक प्रोसीजर था सारा कि अपॉइंटमेंट होगी कैसे हेडमैन की या विलेज ऑफिसर की। अब हम उनका डिसमिसल के ग्राउंड्स देखते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे किन बातों के लिए हेडमैन को उसकी जॉब से डिसमिस किया जा सकता है। ये बात लिखी हुई है जी, अकॉर्डिंग टू रूल 18 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान रूल्स 1968 में। नंबर 1 है a headman shall be dismissed when, देखिए यहाँ पर भी shall का वर्ड यूज हुआ है, तो shall जहां आ जाए वो मैंडेटरी होता है, लाजमी होता है, जैसे कानून में लिखा हुआ है उसको वैसे ही इंप्लीमेंट किया जाता है। नंबर ए है he has been on conviction, conviction क्या होती है, इल्जाम हो जाना, सजा हो जाना, साबित हो गया कि ये मुजरिम है और उसे सजा हो गई, तो वो क्या है, कन्विक्शन। फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग, अब कौन से ऑफेंसेस में सजा हुई है, मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल इखलाकियात से मुतलिक, यानी रिश्वत नहीं लेनी थी, रिश्वत ले ली, इस टाइप की। सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 6 months, यानी जो उसे सजा हुई है 6 महीने से कम ना हो, 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई हो,
अगर 6 महीने से कम की होगी तो फिर तो क्राइटेरिया कुछ और होगा ना। अब 6 महीने से ज्यादा की उसे सजा हो गई है, तो अब उसका क्या है, उसको अपनी सीट से डिसमिस किया जाएगा। नंबर बी है, in any state owned altogether or chiefly by government, he ceases to possess the interest which led to his appoint। एक प्रॉपर्टी थी जो कि गवर्नमेंट और स्टेट ऑन की गई थी एक कंबाइन इंटरेस्ट के लिए। अब जिस इंटरेस्ट के लिए या जिस काम के लिए उस हेडमैन को अपॉइंट किया गया था, उसने वो परफॉर्म नहीं किया, वो नहीं कर दिया। सेसिस मीन खत्म हो जाना, वो खत्म हो गया। जिस मकसद के लिए उसे अपॉइंट किया था वो मकसद ही खत्म हो गया। तो इस सूरत में भी क्या होगा, हेडमैन को डिसमिस कर दिया जाएगा। Number C, in any other state, he ceases to be a landowner in the state or subdivision of the state in respect of which he holds the office। या लैंड ऑनर था, अब वो सेसिस यानी वो खत्म हो गया, जिस पर्पस के लिए वो जमीन दी गई थी वो स्टेट खत्म हो गई। He has been mortgaged his holding and has delivered possession of the holding to the mortgage। अब उसने क्या किया कि प्रॉपर्टी को रहन रख दिया, रखने के बाद उसी प्रॉपर्टी पे ही, हमने ऊपर क्राइटेरिया पढ़ा है ना, 5 एकड़ से ज्यादा या उससे कम, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी जिसपे उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उसने वही प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, रहन रख दी, और वो प्रॉपर्टी भी उसको ट्रांसफर कर दी। जाहिर है अब अपॉइंटमेंट हुई थी उस प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ की वजह से, तो अब वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या है, उसके ऑफिस से उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। Provided that in special cases the collector may, with the commissioner's sanction, retain him in his office if he can furnish adequate security for the payment of the relevant he holds to collect and for the due discharge of his duties। आगे प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है कि अगर वो इस बात की श्योरिटी दे देता है, श्योरिटी यानी जमानत दे देता है कि ये जो अमाउंट है, जितनी जिस प्रॉपर्टी पर उसने प्रॉपर्टी ली थी उसकी जो वैल्यू है, उतना अमाउंट वो श्योरिटी के तौर पर देने के लिए तैयार है, या कोई श्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, तो फिर क्या है कि कलेक्टर जो है वो कमिश्नर की सैंक्शन, इजाजत से उनसे उन ऑफिस में रिटेन रख सकते हैं, यानी उसे ऑफिस कंटिन्यू रखने की परमिशन दे सकते हैं। His holding has been transferred under Section 84 or the assessment thereof has been annulled under Section 86। ये सेक्शन जो है 84 और 86, ये बात हो रही है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की। उन दो सेक्शंस का यहाँ हवाला दिया गया है कि उनमें जो असेसमेंट का है और ट्रांसफर का जो बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं, उन सिचुएशंस में भी उसका ऑफिस डिसमिस हो जाएगा। Number 2 है, a headman may dismissed when any criminal proceedings which have taken against him show that he is unfit to be entrusted any longer with the duties of a headman। कोई क्रिमिनल प्रोसीजर ऐसा था जिससे सजा हो गई ना, पहले हमने ऊपर पढ़ा है ना, कन्विक्शन हो गई, अब वो जेल में है, जेल से आके अपना ऑफिस नहीं संभाल सकता, तो इससे यहाँ पर ये अनफिट टू बी इंटरेस्टेड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या, वो यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी तो परफॉर्म नहीं कर सकता। जाहिर है 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई है, साल की हुई या 1.5 साल की, जो भी था व्हाटसोएवर, लेकिन 6 मंथ से उसके ज्यादा की सजा है, अब वो जेल से आके परफॉर्म नहीं कर सकता अपनी ड्यूटी, तो इसलिए भी उसका ऑफिस क्या है, डिसमिस हो जाएगा। He is seriously embarrassed by that, or if his unencumbered holding is so small as to disqualify him in the collector's opinion for the responsibilities of a headman। अपने उसने कर्जा लिया, अब कर्जा इतना ज्यादा था, जो उसने पेमेंट की वो थोड़ी की, लेकिन कर्जा उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अब कर्जा बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली वो कोई वे आउट निकालेगा या करप्शन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो फिर कमिश्नर इस सूरत में उनके ख्याल में यही होगा या उनकी राय ये होगी कि इसे अब डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि अब इसके पास ना ही वो जमीन रही है, कर्जा इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये ना हो कि ये फार्मर्स को तंग करे या कुछ और मैटर्स हो, रिश्वत ज्यादा ले अपने कर्जे उतारने के लिए, तो डिसमिस कर दिया जाता है। Owing to age or physical or mental incapacity or absence from the state, he is unable to discharge his duties।
कोई मेंटल डिजीज हो गया है, कोई पैरालाइज हो गया है फिजिकल, कि वो फिजिकल वर्क नहीं कर सकता, अपना ऑफिस का काम नहीं संभाल सकता, या वो इस इलाके से मूव करके किसी और जगह चला गया है, जाहिर है वो वहां आके ऑफिस को टाइम नहीं मैनेज कर सकता, काम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली इस सूरत में भी ऑफिस डिसमिस हो जाएगा। D है, there is reason to believe that he has taken part in or concealed illicit distillation or the smuggling of food, grains, cocaine, opium और चर्स। क्या है कि उसने छुपा के कोई कशीदगी की, शराब नोशी वगैरह कशीदगी होती है उसकी, उस तरह का कोई एक्टिविटी की, कोई चीज दाने वगैरह या खादें वो स्मगल कर दी, या ओपियम्स, कोकीन वगैरह, चर्स वगैरह, उसकी कोई स्मगलिंग या कोई इस तरह की एक्टिविटीज स्टार्ट करती, तो इस सूरत में भी क्या है, हर्डमैन को डिसमिस कर दिया जाएगा। He takes part in any unconstitutional against the government or fails to give his active support to the government in the maintenance of law and order। या तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई पॉलिसीज बना लेता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसे पीपीसी में भी इसकी सजा है कि कोई वो इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाती हो, या वो गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया वो मकसद भी नहीं वो पूरा कर रहा है, तो इस सूरत में भी डिसमिस कर दिया जाएगा। He neglects to discharge his duties or he is otherwise shown to be incompetent। या तो वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा या वो इनकम्पिटेंट है, उसमें कम्पिटेंसी ही नहीं रही कि वो काम कर सके या ऑफिस संभाल सके। जी है, द स्टेट or subdivision thereof in respect of which he holds office or his own holdings is attached either for an area of land revenue or by order of any court। अब क्या है कि यहाँ पे कोई होल्डिंग की, पहले हमने मॉर्गेज की बात की ना, उसने मॉर्गेज रख दी, रहन रख दी प्रॉपर्टी, अब उसके पास कोई ना सरमाया है ना ही वो अपनी प्रॉपर्टी रिलीज करा सकता, तो इस सूरत में जाहिर है उसके पास अब अपनी कोई होल्डिंग्स नहीं रही, कोई अपनी जायदाद जमीन या कोई चीज नहीं है जिससे वो अपना बिजनेस चला सके, या वो जिस पॉइंट पर उसकी अपॉइंटमेंट हुई वो चीजें उसमें मौजूद नहीं है, तो वो लायबल टू बी डिसमिस्ड होगा। हेडमैन शैल नॉट बी डिसमिस्ड। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई, कानून का एक रूल है कि जब तक दूसरी पार्टी को नहीं सुना जाएगा तो उस वक्त तक फैसला नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हेडमैन को कि पहले उसकी बात को सुना जाए, जो उस पर एलिगेशन लगे हैं वो उनके लिए क्या एविडेंस प्रोवाइड करता है, वो तमाम चीजें कंसीडर की जाए, फिर इस पर अमल दरामद किया जाए। हेडमैन शैल नॉट बी डिसमिस्ड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन afforded to him of showing cause against the proposed allegation। अब जो उस पर इल्जामात लगाए गए उसको साबित करने के लिए पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, यानी डिसमिसल किया जाएगा। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। ये लिखने का, लिखा हुआ मटेरियल दिखाने का पर्पस मेरा ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स लिखनी होती हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने असाइनमेंट्स बनानी होती है, लिखने होते हैं, रेलिवेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो इनके लिए इजी हो जाए तो वो यहाँ से आए और आकर वो अपना मटेरियल कलेक्ट करें और इजीली अपनी असाइनमेंट तैयार करके अपना टॉपिक तैयार कर लें। ये मेरी ब्लॉगर की वेबसाइट है, यहाँ मैंने आर्टिकल ये लिख के डाला हुआ है। अगर रिटर्न मटेरियल यहाँ से चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट करके लॉ एंड लर्निंग बाय नासरा इकराम, तो ये आप सर्च करके आप इस कीवर्ड्स को, यानी जो अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज ऑफिसर, डिसमिसल ऑफ हेडमैन, ये कीवर्ड्स होंगे इसके, या आप ये सर्च करके आप इस लेक्चर पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ आती, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, या प्रैक्टिकल के हवाले से कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, इसी से रेलिवेंट कोई कोर्ट की कोई क्यूरी है, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑल्सो, तो मैं आपके लिए वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आप, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप पॉजिटिव कोई क्वेश्चंस पूछें जो कि आप सबके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।